ये जो इनके कुकर्म हैं वो कैमरों में कैद ना हो पाए। लेकिन इस बीच मैं किशोर तिवारी का रुख कर रही हूं और किशोर तिवारी जी जिस बात का जिक्र यहां पर प्रदीप भंडारी कर रहे थे कि साहब ये शिवसेना की आदत हो गई है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज एक के बाद एक बुनना और समाज में भ्रम फैलाना। किशोर तिवारी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जवाब दीजिए। मुझे अब आपकी आवाज मिल रही है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 11 बजे एक घटना होती है, फिर 2 बजे एक घटना होती है, फिर 7:30 बजे होती है और उसके बाद आपने हिंसापुरी एरिया जहां 11:30 बजे रात का लाइव फुटेज बताया है। मैं बता रहा हूं कि अभी मैं बता रहा हूं कि ऐसी कोई अफवाह नहीं है, ऐसी कोई अफवाह भी नहीं तो कि ये सब चीजें गलत है और अफवाहों पे कोई भरोसा नहीं रखे। ये नितिन गडकरी का इलाका है, यहाँ हर घर के हर आदमी से नितिन गडकरी का सौदार्य है और नितिन गडकरी खुद फील्ड में आ गए हैं और सारी पुलिस अभी 3 बटालियन उतार दी गई है और सब लोग सेफ है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पुलिस यह सो रही थी, पुलिस सो रही थी। देखिए अभी कह रहे थे प्रदीप भंडारी 2.5 घंटे के अंदर परिस्थिति काबू में ला ली गई। 2.5 घंटे में अगर परिस्थिति काबू में लाते ही तो ऐसा नहीं होता। 1500 पुलिस आपके पास हेडक्वार्टर में थी, सीआरपीएफ की 2 यूनिट आपके स्टैंड बाय थी और एसआरपीएफ की 2 यूनिट ट्रांसफर थी। आपने किसी को नहीं बुलाया, आपके 2 डीसीपी इंजर्ड हो गए। आपको ये अंदाजा नहीं था कि नागपुर में ऐसा होगा। और ये जहर किसने उगला मुझे बताइए। ये सर अब आप 2 बात कर रहे हैं। देखिए आप ही की पार्टी की तरफ से संजय राउत सामने आते हैं और वो कहते हैं कि साहब ये हिंदुओं को डराने का पैटर्न है। वो कहते हैं कि जानबूझकर हिंदुओं को डराने के लिए ये खुली छूट यहां पर उपद्रवियों को दी गई। वो ये कहकर सरकार को घेरते हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब इनको अंदाजा नहीं था, ये असेस नहीं कर पाए सिचुएशन। तो सर क्या विपक्ष कंफ्यूज है? विपक्ष कोई भी थियरी जो है वो बस सामने रख रहा है क्योंकि उसको अपनी राजनीति चमकानी है। 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूं। मैं नागपुर का ही रहने वाला हूँ जी। नागपुर मेरे दिल के करीब है। नागपुर में 146 साल के बाद ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ है। मेरे मित्र नितिन गडकरी बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। यह क्यों हुआ, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। अब 327 साल पुरानी एक मजार को निकाल के फेंकने के लिए यहाँ प्रोसेशन निकला और प्रोसेशन के अंदर अभद्र चीज की गई जिसके वजह से ऐसी रूमर पहुंची और लोगों की भावनाएं भड़की। अब मुझे बताइए इसमें पुलिस अगर अप्रोप्रिएट टाइम पे काम करती तो ना तो पुलिस मार खाती ना तो जनता की संपत्ति की हानि होती। ठीक है। मैं बता रहा हूं कि ये पूरे इसमें गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह जवाबदार है और देवेंद्र फडणवीस से नागपुर को लगे हुए दाग की मैं जवाब लूंगी सर। लेते हुए आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका जवाब लूंगी प्रदीप भंडारी से क्योंकि यहां पर बड़ा सटीक सवाल एक जो किशोर तिवारी ने अपने जवाब के जरिए खड़ा किया है कि साहब अगर औरंगजेब की कब्र हटानी है तो औरंगजेब की कब्र हटाइए ना आप मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक चिन्ह हैं उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी और इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? इस पर प्रदीप भंडारी आप आगे जवाब दीजिएगा मुझे क्योंकि यही वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से ये सियासत इतनी गरमाई और मामला इतना भड़का और जो शरारती तत्व हैं जो उपद्रवी हैं उनको मौका मिल गया। आप और हमारे जैसे आम आदमी इस वक्त नागपुर में वो डरे से में बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ियां टूट गई हैं, उनकी दुकानों मकानों पर पथराव हो गया है और कहां पर हुआ है? नागपुर में। नागपुर की पहचान देश को जाननी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनका घर उनका राजनीतिक गढ़ यही नागपुर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसी नागपुर से आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बावनकुले साहब वो भी इसी नागपुर रीजन से ही आते हैं और ऐसे में मुझे लगता है जरा जल्दी से हम रुक करेंगे। हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं मेघा से जो बयान देना था देवेंद्र फडणवीस को सदन में इस नागपुर हिंसा को लेकर उसके बारे में क्या अपडेट मिल रहा है मेघा? रोमाना, ये नागपुर
उसको लेकर जो बयान देना है वो थोड़ी देर में वो सदन में बात करेंगे, महाराष्ट्र असेंबली में थोड़ी देर में, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी हैं तो लॉ एंड ऑर्डर उनके नीचे आता है, तो उनकी जिम्मेदारी है ये। और ऑफकोर्स नागपुर उनका गढ़ है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई मायने नहीं है कि नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस या बावनकुले की गढ़ है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, प्योरली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसका फेलियर है, उसे समझने की ज़रूरत है। और एक बात जो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे या हम प्रदर्शन कर रहे थे तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि सामने वाला डंडे, पत्थर और कुल्हाड़ी लेकर आकर पुलिस वालों को मारने लगे या फिर प्रोटेस्टर्स को मारने लगे। इनकी ये बात भी कंप्लीटली अप्रिशिएट की जाती है। पर यहाँ सवाल दो है, और प्रदीप से भी सवाल मेरा ये है कि जब अबू आजमी ने इस बात की शुरुआत करी, क्या उस वक्त प्रशासन को सजग नहीं हो जाना चाहिए था? क्या उन्हें ये नहीं समझ में आना चाहिए था कि इससे हिंसा भड़क सकती है? ऐसी बात दी, ये सेंसिटिव चीजें हैं, लोगों को ये उकसाते हैं, वन वे और दी अदर, ये लोगों को ऐसी बातें उकसाते हैं। तो क्या इस पूरे मामले को वहीं पर ठंडा नहीं कर देना चाहिए था? सबसे पहले डिप्टी सीएम शिंदे जी बिल्कुल ताव में आके जोर से असेंबली में बातें करते हैं। एक दिन वो पूरा ये सारी बातें कहते हैं कि हिम्मत किसी की जो औरंगजेब को ग्लोरीफाई करे, वो अबू आजमी को जवाब दे रहे थे। उस बात को वहीं पर, ये सब चीजों को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा भी बयान आया तो चीजें तूल पकड़ी। चलिए वहां तक भी मैं समझती हूं, असेंबली के अंदर आप राजनेता हैं, आप राजनीति तो करेंगे ही, और हर कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहां बैठा हुआ है। रुमाना, ये कोई नई बात महाराष्ट्र में नहीं हो रही है, ये यूपी में भी हो रहा है, ये असम में भी हो रहा है, ये कई और राज्यों में भी होता है, कई नेता करते हैं। मगर उन सब का रिजल्ट ये थोड़ी होता है कि वहां पर इस तरीके का प्रदर्शन पर आप पथराव करने आ जाएं, आप आगजनी करने आ जाएं, आप पुलिस वाले को, तीन डीसीपी को, उसमें से एक को आपने कुल्हाड़ी से मारा। तो ये सारी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं हम? इसको भी, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। जिनके जवाब पुलिस को देने हैं कि आखिरकार ये इतनी नाकामी कि खुद पुलिस पर हमला हो जाता है, पुलिस के जो डीसीपी हैं उन पर कुल्हाड़ी से वार होता है। ये कौन है शरारती तत्व? इनकी हिम्मत इतनी कहां से बढ़ी और आखिरकार इनके हौसले इतने कहां से बुलंद हुए? क्या इसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए? फिर से प्रदीप भंडारी के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। और प्रदीप, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्यों ना सवाल पूछा जाए कि प्रशासन सो रहा था क्या? पुलिस सो रही थी क्या? खुद आपके विधायक को आकर कहना पड़ रहा है कि हां, पुलिस को फोन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो रिस्पॉन्स है वो टाइमली नहीं दिया। दूसरा सवाल यह कि दिन भर जिस तरीके की घटनाएं घटी, जो हिंदूवादी संगठन थे उनको ये इजाजत क्यों दी गई कि वो वहां पर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, किसी धर्म के धार्मिक चिन्हों का अपमान करें? ये इजाजत क्यों दी गई? जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साहब जानबूझकर एक समुदाय को निशाने पर ले रही है सरकार, और उसी का ये नतीजा कि शरारती तत्वों को, उपद्रवियों को मौका मिल जाता है ना समाज का ताना बाना यूं खराब करने का। प्रदीप भंडारी। रोमाना जी, औरंगजेब तो किसी भी समुदाय को टारगेट करने की बात नहीं है। औरंगजेब के खिलाफ बात करना मेरे हिसाब से किसी समुदाय का औरंगजेब परिचायक नहीं है एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। बिल्कुल सही, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि मुस्लिम धार्मिक चिन्ह और मुस्लिम धार्मिक चिन्हों का अपमान हुआ है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। मेरे साथ रुमाना जी, अभी मैं आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स देख रहा था, ये सब अफवाहों के दायरे के अंदर है और स्पेकुलेशन में है। अगर किसी भी धार्मिक चिन्ह का अपमान किया, किसी भी संगठन ने किया होगा, किसी भी व्यक्ति ने किया गया होगा, तो उस पे वो कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। परंतु जैसा आप भी अभी कह रही हैं कि ये सब अफवाहें हैं, तो मैं अफवाहों को एज मैटर ऑफ ट्रूथ या मैटर ऑफ एविडेंस नहीं लेना चाहूंगा। जो यहाँ पे मेगा जी कह रही थी कि क्या ये ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या हमें नहीं पता था, इस पे स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। और जब ये स्टेटस रिपोर्ट आएगी और पता किया जाएगा कि वहाँ पे जो लोकल LIU है, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, क्या उसको ये नहीं पता था कि इतने सारे लोग पथराव कर सकते हैं, तो इसकी कार्रवाई होगी। परंतु बड़ी बात रोमाना जी है कि ये सिर्फ लोकलाइज इंसिडेंट नहीं है। आप देश भर में अलग अलग एरियाज का पैटर्न देख लीजिए, जहाँ के ऊपर डेमोग्राफी या कुछ ऐसे तत्व हैं तो एकदम से पथराव पुलिस प्रशासन पे कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर जब शाहीन बाग हुआ था तब भी यही पथराव की हमने घटनाएं देखी थी, जब एंटी हिंदू दिल्ली राइट हुए थे। अभी मऊ के अंदर भी हमने ये देखा। ऐसे कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करता था। तो कौन लोग हैं जिनको पत्थर उठाने की आजादी है, तो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पुलिस प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर पथराव करके करते हैं। ये जो भी लोग हैं ये अलोकतांत्रिक है। नहीं, इसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कह सकते हैं। ये हिंसा की इजाजत संविधान नहीं देता है। कानून व्यवस्था देश की हाथ में लेने की इजाजत कानून व्यवस्था नहीं देता है।
ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, मैं क्लियर करूं, ये उपद्रवी है, ये शरारती तत्व है, ये वो लोग हैं जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर सिर्फ और सिर्फ अपना हित साधना चाहते हैं और देश का सामाजिक ताना बाना जो है उसको खराब करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।